तो आज के वीडियो में हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया और ये वीडियो उन लोगों के लिए कि जो कि किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम थ्योरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक ना, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो सारे के लिए कवर किया गया और इस वीडियो में हमने सारे के सारे चीज़ें बताया विथ हमने स्ट्रक्चर के साथ बताया कि आप इसके रियल लाइफ क्या एग्जाम्पल से आप लिंक यूज करते हैं, आप स्टाक यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, ट्री यूज करते हैं, ठीक ना, एरे यूज करते हैं। इसका रियल लाइफ क्या एग्जाम्पल है, आप इसे रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमने सब कुछ अच्छे से बताया इस वीडियो में, ठीक ना। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि वीडियो को कम से कम आप तो 5 मिनट जरूर देखें, तभी तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये वीडियो सही मैंने बनाया है या नहीं। अगर आपको लगता है सही है, मैंने बढ़िया किया है, ठीक ना, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बकवास किया, मेरी जो कोर्स हमने बनाई ये काफ़ी मतलब बेटर नहीं है, तो आप हमारे चैनल्स को डिसलाइक करें पहले और तब यहाँ से आता है कि मैं आने वाला नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, अच्छे से बना सकूँ, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं सारे चीज़ बताता हूँ। एरे के बारे में देखें, एरे क्या होता है, तो आपने कभी मतलब बुकिंग किया होगा आपने सिनेमा हॉल के लिए या आपने बस के लिए, तो उसमें क्या होता है हम सीट को चूज करते हैं कि हमारा रो का 3rd नंबर और कॉलम का 4th नंबर, इस तरीके से, और क्या करते हैं उस चीज़ को हम बुक कर लेते हैं, ठीक ना। तो सपोज इसमें हमने क्या किया कि हमने 3rd रो के, ठीक ना, और मैंने क्या किया कॉलम नंबर 1 2 3 4 हमने क्या किया यहाँ से बुक किया, 3rd रो का हमने कॉलम नंबर 4 को बुक किया, मेरा सीट क्या होगा बुक हो गया। तो हम लिखते हैं सीट 3 और 4, इस तरीके से हमारा एरे होता है जिसका हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। उसके बाद क्यू आता है। क्यों का रियल में एग्जांपल क्या है कि आपने कभी टिकट काउंटर पे गया होगा तो होता क्या है कि जो पहले आता है टिकट लेने वो पहले लेता है और पहले वही जाता है, ठीक ना, मतलब जो फर्स्ट आया वही फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारा क्यू का क्या प्रिंसिपल है, तो ये हमारा रियल लाइफ में क्यू का यही एग्जांपल है, ठीक। इसके बाद हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक ना। उसके बाद हम स्टॉक में आते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट, क्यू के बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या होता है कि हम गूगल पे कभी कभी क्या करते हैं सर्च करते, तो हमने गूगल खोला फिर वहाँ से यूट्यूब गया, लेकिन बैक आते तो फिर क्या होता है जो लास्ट में आया वो पहले हो जाता है, ठीक है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे सब चीज़ को बिल्कुल क्लियर में और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अभी बस मैं आपको इंट्रो दिखा रहा हूँ कि हम रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट क्या होता है, तो लिंक लिस्ट आपने देखा होगा कभी आपने अपने फ़ोन से सॉन्ग बजाया होगा, तो क्या होता है हमने फर्स्ट सॉन्ग बजाया, फिर उसके बाद क्या होता है सॉन्ग जो होता है ऑटोमेटिक उस सेकंड सॉन्ग क्या होता है बजना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद से सेकंड के बाद फिर थर्ड फिर फोर्थ, और इस तरह से क्या होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर ये सिंगल लिंक लिस्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग डबल देखेंगे। डबल में क्या होता है कि हमारा सॉन्ग 1 प्ले हुआ, फिर सॉन्ग 2 प्ले हुआ, फिर सॉन्ग 3 प्ले हुआ, फिर क्या होगा फिर हम चाहेंगे तो सॉन्ग 2 को फिर से प्ले कर सकते हैं या सॉन्ग 1 को कर सकते हैं, मतलब ये इंटरचेंज कर सकते हैं, नोड 1 2 2 3, इस तरीके से हमारा क्या होता है डुअल, मतलब दोनों तरफ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सर्कुलर लिंक होता है, जो कि हमारा सर्कुलर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि हम सॉन्ग 1 को प्ले करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर चाहे तो 4 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये सर्कुलर मूव करता है। तो ये हमारा क्या होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, जिसमें हमारा नोड 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 तक गया, 4 तक गया, और फिर से 4 से 1 स्टार्ट हो गया, फिर 1 से 4, इस तरीके से क्या होता है ये सर्कुलर मूव कर सकता है। तो फाइनली अब हम लोग जो डाटा स्ट्रक्चर को अब बिल्कुल अब डिक्लेयर में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, मतलब कि अब या स्टार्ट करेंगे जहाँ से रियल डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक आपको पहले मैंने बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए इस वीडियो में, और आई होप कि मैंने आशा करता हूँ कि मैं जो भी बताऊँ ना वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको समझ में। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बनाया सही, तो चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक ना। इससे ये होगा कि मैं आने वाले और भी वीडियो का मैं आपके लिए एक्सप्लेन करके और अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए मैं सारे टॉपिक्स को कवर करके वीडियो बना सकूँ। चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हो हमारा क्या सबसे पहले टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ठीक ना। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स मैंने बनाया इसमें मतलब ये होता है कि बहुत सारे वीडियो ऐसा होता है जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक बताता है कि मतलब आपको सिर्फ वो टाइम को लॉस करने के लिए स्टार्ट करता है और बाकी फिर से क्या करता है वो यही चीज़ को बाद में बताता है, ठीक ना। लेकिन मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे सिलेबस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर ही इस चीज़ के लिए बनाया जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही, ठीक ना। हमने सारे लेक्चर में मुझे इस चीज़ को क्या करना यूज करना है, इसलिए इसे ध्यान से समझे, ठीक ना। इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं आपको बताने से पहले मैं आपके पास 2 एल्गोरिथम बता दूँ या 2 एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल नंबर पहला ये है कि आपको क्या करना है, आपको किसी गेम को मतलब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है या पीसी में इंस्टॉल करना है, ठीक ना, और वो गेम आपके पास नहीं है,
ये किसी दोस्त के पास है। तो पहला एल्गोरिदम में ये है कि आपको क्या करना है, उस दोस्त से उसको क्या करना है, गेम को आपको मांगना है। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला कि अगर उस जो गेम है आपका उसका साइज़ अगर कम होगा 5 MB 10 MB 50 MB 100 MB 200 MB 1 GB, तो आप नेट से क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक। लेकिन अगर उसी गेम की साइज़ अगर 5 GB हो जाए, 10 GB हो जाए, और आपके पास नेट का जो स्पीड है वो जियो का कनेक्शन है, ठीक ना, जिसका लिमिट है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लेने के लिए आपको 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे, ठीक। और दूसरा केस ये है कि आपका जो दोस्त वो 5 किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस पे रहता है, वही दोस्त जिससे आप गेम लेने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, अपना बाइक निकालेंगे और जाएंगे उसके पास हार्ड डिस्क लेके, और वहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करके ले आएंगे, ठीक। तो आपने दोनों केस देखा। अब मैं थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। जो हमने पहले एल्गोरिदम देखा जिसमें आपको क्या करना था, नेट से डाउनलोड करना था, वहाँ से वो भेज देगा और आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करना था। दूसरा क्या था, आपने फिजिकली गया उसके यहाँ विजिट किया और लेकर आया। तो दोनों में क्या अंतर हुआ कि अगर पहले वाले टाइम में जिसमें 1 GB का डाटा था, अगर वो उसका साइज बढ़ेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी बढ़ेगा, आपका क्या बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरे वाले एल्गोरिदम में क्या हुआ कि अगर वो उस डाटा का अगर जो स्टोरेज था वो 5 GB से अगर 6 GB भी हो जाता है, 7 GB भी हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जाएगा और वहाँ से कॉपी करके बिल्कुल आसानी कम टाइम में लाएगा। ठीक लेते हैं हम दो एल्गोरिदम है। तो वही हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो कहता है कि स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम। एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम के एफिशिएंसी पे क्या करता है, स्टडी करता है। वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। हाउ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम ग्रो विथ द साइज ऑफ द इनपुट। मतलब इनपुट के साइज को मैं कितना बढ़ाऊँ कितना घटाऊँ, या उसके बढ़ने से उसके घटने से उसके टाइम पे, उसके एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक ना। तो हमने दो एल्गोरिदम देखा था। पहला एल्गोरिदम में हमने देखा था कि टाइम बढ़ने के साथ साथ मतलब अगर उसके स्टोरेज का, उसके डाटा को बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या होता था, टाइम भी बढ़ रहा था। मतलब जिस तरह से स्टोरेज बढ़ा, और मतलब मैं जैसे जैसे स्टोरेज को इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा था, टाइम इंक्रीज कर रहा था। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, बिगो ऑफ एन हो जाएगा। वैसे केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिगो ऑफ एन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन दूसरा जो केस मैंने बताया था वहाँ पे क्या था कि टाइम बढ़ तो रहा था, स्टोरेज बढ़ रहा था, लेकिन टाइम क्या था, एक फिक्स था, वहाँ पे टाइम कांस्टेंट था। तो जब भी जहाँ पे साइज बढ़े और टाइम कांस्टेंट हो, वैसे केस में जो हमारा होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिगो ऑफ 1 होता है। मैं इसे मतलब एक्सप्लेन करूँगा आने वाले मतलब आगे की पार्ट नहीं, मतलब कुछ समय बाद, ठीक ना, इसको डिटेल करूँगा। लेकिन अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, कि सब होता है क्या, आपको बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ। उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ बिग ओ है। विजुअलाइजेशन बिग ओ का हमने अभी देखा कि बिग ओ क्या होता है, बिग ओ एन होता है, ठीक ना। ये एल्गोरिदम पे मैंने कैसे देखा था। अब इसका विजुअलाइजेशन करते हैं, बिग ओ क्या होता है ये सब आगे देखेंगे, ठीक। तो विजुअलाइजेशन हम देखते हैं बिग ओ का। तो हमने क्या किया, एक प्लॉट किया ग्राफ, और प्लॉट किया ग्राफ। तो हमने अभी आपको जो बताया था बिगो ऑफ 1 के बारे में और बिगो ऑफ एन के बारे में, ठीक ना। तो अब मैंने उसको क्या किया, ग्राफ पे आपको शो करके दिखलाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इनपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो हमने देखा था बिगो ऑफ 1 के केस में क्या था कि हमारा जो था स्टोरेज मैं कितना भी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, एन की साइज मतलब इनपुट की साइज या स्टोरेज की साइज में कितना भी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो हमारा क्या होता है, बिगो ऑफ 1 होता है, ठीक ना। लेकिन दूसरा मतलब जो केस बताया था, पहला केस जिसमें हमने बताया था कि टाइम के साथ साथ मतलब वो इनपुट के साथ साथ क्या है, यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे ग्राफ को यहाँ कर, जैसे यहाँ पे टाइम इनपुट इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे क्या कर रहा है, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। और इसका जो ग्राफ है वो कैसा, लीनियर ग्राफ है, ठीक ना। तो हमने क्या देखा, विजुअलाइजेशन ऑफ बिगो देखा, हमने ग्राफ से प्लॉट किया कि कैसे जो हमारा बिग ऑफ 1 का ग्राफ और बिगो एन का ग्राफ हो कैसे इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ और इनपुट के साथ। उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक हमारा वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। आप फिक्र ना करें, वीडियो को देखें ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगला हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ये क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिदम के, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने दो एल्गोरिदम आपके पास लिया था, और दोनों में हमने क्या किया था, कंपैरिजन बताया था कि कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से इस तरह का मुझे किसी भी आइडिया को, एल्गोरिदम को अगर कंपेयर करना उसके आइडिया को, वैसे केस में हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। इसके थ्रू मुझे पता चलता है किसी का एल्गोरिदम को हम कंपेयर करना, ये मुझे आइडिया देता है, ठीक ना। तो हमें ये हुआ, ये बेसिकली जो होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है बेसिकली, ठीक ना। पहला क्या होता है, बिग ओ होता है। दूसरा क्या होता है, बिगो ऑफ
बिग ओमेगा होता है और थर्ड क्या होता है हमारा बिग थीटा होता है। तो चलिए हम एक एक करके हम इसको क्या करते देखते हैं। इसको हम ग्राफिकली भी आपको दिखलाएंगे कि बिग ओ क्या है, बिग ओमेगा क्या है और बिग जो हमारा थीटा वो क्या है। तो सबसे पहले बिगो देखते हैं। बिगो क्या करता है, जो डिस्क्राइब करता है अपर बॉन्ड। ये क्या हुआ, जब ग्राफ में बताऊंगा आपको तो पता चल जाएगा कि अपर बॉन्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है। फिर कहता है कि हमारे पास एफ एन क्या हमारा कोई एक फंक्शन या एफ एन मान लेते हैं। एफ एन जो हमारा इनपुट के रूप में हमने एन को लिया, ठीक। तो एफ एन जो डिस्क्राइब करता है रन टाइम एंड एल्गोरिदम, क्या एफ एन इज द बिगो ऑफ जी एन इफ देयर एग्जिस्ट द पॉजिटिव कॉन्स्टेंसी एंड नो मतलब ए नो सच डेट। मतलब ये मतलब कहता है बिगो ऑफ वो, जब आपको एक्सप्लेन करना हो कि बिगो ऑफ क्या होता है तो आप बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आप देखिए यहाँ पे क्या है। तो कहता है कोई सा फंक्शन हमारा एफ एन जो है वह क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू किसके, जी एन, कोई कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे सी है, ठीक ना। और वो क्या होता है, दोनों जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, तो जीरो से, ये हमारा। और कंडीशन कहता है कि एन जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नोट, जहाँ एन हमारा क्या है यूज टू गिवन अपर बॉन्ड के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक ना। इसको बॉन्ड ऑन फंक्शन के रूप में यूज करते हैं। और ये जो हमने कंडीशन आपको दिखाई, ये कंडीशन क्या है, जब मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जब हमने बिग ओमेगा और बिग थीटा बताने के बाद, तब हमने ये देखा। और बिल्कुल थोड़ा सा बिग ओमेगा का देखो तो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो हमने यहाँ पे मतलब यूज किया था, तो ये हम इंटरचेंज मैंने किया, क्या किया, कांस्टेंट जो जी एन था उसको इधर डाला और एफ एन को मैंने इधर किया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, बिग ओमेगा नोटेशन हो जाता है। इसमें भी वही कंडीशन है कि एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट होना चाहिए। ये एन नोट क्या है मतलब आपको बताएंगे ग्राफ में। अब कहते हैं कि एफ एन इज सेड टू द बिग ओमेगा ऑफ जी एन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंसी एंड एनो सच डेट, ठीक ना। तो वही है, मतलब बेसिकली आपको बस ये कंडीशन को याद रखना। जब आपको ये मतलब एग्जाम में या तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में कहे कि बिग ओमेगा क्या होता है, या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि बिग ओमेगा में क्या कंडीशन होता है, तो आपको ये बताना है। ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि बिग ओमेगा नोटेशन में क्या कंडीशन होता है, ठीक। उसके बाद हमने बिग थीटा देखा। बिग थीटा में क्या कहता है कि एफ एन इज सच टू द बिग मतलब बिग थीटा ऑफ जी एन इफ द एफ एन इज बिग ऑफ जी एन एंड एफ एन इज द मतलब जो बिग हमारा ओमेगा हो गया वो जी एन है। मतलब ये क्या हुआ कि हमने यहाँ पे दो इक्वेशन दिया, वो दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, जो पहला इक्वेशन मेरा था क्या था, बिगो ऑफ जी एन था, और दूसरा बिग थीटा जी एन मतलब बिग ओमेगा जी एन था, ठीक। हमने ऊपर देखा था वो दोनों को क्या किया, हमने क्या किया कंपेरिजन किया, और कंपेरिजन करने के बाद हमने देखा कि बिगो ऑफ जो जी एन है, ठीक ना, बिगो ऑफ जी एन है C1 का, और जो हमारा ये है वो किसके है, मतलब एफ एन के क्या है छोटा है और जी एन के क्या है बड़ा है, और ये दोनों को दोनों किससे जीरो से ग्रेटर है, और एन हमारा क्या है ग्रेटर देन सच देन एन नोट, ठीक ना। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बस ये आइडिया बताया, ये आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना आपको पता करना है कि होता क्या है, बस इतना ही। क्योंकि आगे मैं यूज करूँगा सीधा सीधा वहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा, वहाँ बिगो ऑफ ये थीटा ओमेगा का भी यूज नहीं करने वाला, ठीक। अब मैं जो तीनों देखा आपको, बिग ओमेगा, बिग थीटा और बिग अल्फ़ा, सॉरी ओमेगा और बिगो और बिग थीटा, अब इसको ग्राफिकली आपको मैं दिखलाता हूँ, ठीक ना। तो देखिए हमने जो इक्वेशन लिया था, तो मेरे पास कौन कौन सा इक्वेशन था, एक एफ एन था, इक्वेशन नहीं मतलब जो हमारे पास जो इनपुट हमने लिया था एफ एन लिया था, एक हमारा जी एन लिया था जिसमें कांस्टेंट सी था पहले वाले में, किसमें बिगो में, फिर बिग ओमेगा में हमने क्या लिखा, बिगो ऑफ जी एन था, सॉरी बिग ओमेगा जी एन था, और यहाँ पे क्या था एफ एन था। थर्ड वाले हमने क्या देखा, तीन था, एक किसके लिए था, एक बिग ओ के लिए था, दूसरा बिग ओमेगा के लिए था, तीसरा क्या था बिग थीटा के लिए था, ठीक। और हमने एक और चीज़ देखा था, एन नोट हमने देखा था और एन देखा था, जो आपको बताया था मैंने, ठीक ना, ये आपने देखा था। और तो देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए एन हमारा इनपुट है जो कि बढ़ रहा है, और हमारा टी क्या हमारा टाइम है जो कि ये भी बढ़ रहा है। तो मैंने तीनों में सेम टू सेम वही है, यहाँ पे एन इनपुट है हमारा, यहाँ टाइम है, एन इनपुट है, यहाँ पे एन टाइम है। अब हमने ग्राफ बनाया था, तो पहले ग्राफ में आपने देखा होगा कि हमारा क्या था, जो एफ एन था वो क्या था, लेस देन और इक्वल्स टू किसके था, बिगो ऑफ जी एन, जिसके साथ सी कांस्टेंट था। ये आपने ग्राफ देखा था इसका, ठीक ना, जिसमें क्या था, ये जो ग्राफ था ये हमारा क्या था, ऊपर था, क्या था, बड़ा था, किससे, एफ एन से बड़ा था। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ को बनाया, लेकिन हमने एक कंडीशन लगाया था लास्ट में कि जो एन नोट का वैल्यू वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किसके, एन से छोटा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आपने
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ एफ एन और जी एन को हमने देखा और एन सच डेट एन जो हमने लिखा था कि एन जो होता वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, एन नोट लिखा था, ये हमने सच डेट करके लिखा था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो एफ एन और जी एन का जो वैल्यू वो क्या हो, सेम हो, मतलब एक दूसरे को कट करता हो, एक दूसरे पे मिलता हो, उसके बाद क्या हो वो कंडीशन जो एन का वैल्यू क्या होगा वो बड़ा होगा हमेशा, ठीक ना, किसका, एन का वैल्यू बड़ा होगा। हमने यहाँ पे कंडीशन देखा, जैसे हमने एफ एन या हमने जो बिग थीटा देखा, बिग ओमेगा भी देखा हमने, तो देखा ना यहाँ पे एफ एन क्या इसमें बड़ा था, लेकिन इसमें क्या था, जी एन का ग्राफ कहाँ था, ऊपर था, ठीक। हमने बताया था बिग ओमेगा बताया था कि डिस्क्राइब द अपर बॉन्ड, जो हमारा क्या था अपर बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है, ठीक। और हमने यहाँ पे कंडीशन बोला था कि एन नोट का वैल्यू क्या होगा, या तो इक्वल होगा नहीं तो बड़ा होगा हमेशा, किसके, सॉरी एन से छोटा होगा, कौन, एन हमारा। तो हमने ग्राफ में देखा, यहाँ पे हमने देखा ग्राफ में कि हमारा क्या था, हमारा जी एन क्या हमेशा बड़ा है, किससे, एफ एन से बड़ा है, हमने देखा इक्वेशन में, मतलब जो हमने कंडीशन लिखा था वहाँ पे हमने बताया कि एन नोट का जो है वैल्यू क्या होगा, एक समय एक फिक्स टाइम पे, जहाँ पे वैसा टाइम जहाँ पे एक दूसरे को क्या करता हो वो मिलता हो वहीं तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, ठीक। तो टाइम के साथ देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है पहला। फिर हमने देखा बिग ओमेगा, बिग ओमेगा हमने देखा कि जो हमारा एफ एन था वो क्या था, डिस्क्राइब हो रहा था मैक्सिमम में, मतलब अपर बॉन्ड के रूप में, और यहाँ पे भी क्या था, एन नो सच डेट था, यहाँ पे हमने यूज किया था। तो यहाँ पे भी देखिए क्या एक मतलब फिक्स टाइम पे फिक्स जगह पे क्या इसने ओवरलैप किया एक दूसरे को, और एफ एन ऊपर गया और जी एन क्या हुआ, नीचे हुआ। उसके पहले आप देख सकते ग्राफ ऊपर नीचे गया हो वो अलग बात है। तो हमारा क्या था, हमने ये कंडीशन, फिर थर्ड में हमने देखा कि जो हमारा एफ एन था वो क्या था, हमारा मिड में था, जो जी एन था सी वन जी एन था मेरा ऊपर था, और सी टू जो जी एन था मेरा क्या था, नीचे था। और ये हमारा क्या था, इन हमारा इनपुट जो कि इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ये यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है मेरा, ठीक। और ये हमारा क्या था, बिग थीटा था। तो अभी हमने ये तक देखा यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोग कॉमन रन टाइम, ये आपको अभी बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक ना। पर जैसे ही मैं यहाँ से एरे से मैं आऊँगा, एरे में आऊँगा जब, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये सब मैं क्या कह रहा हूँ। अभी बस ये सब एक तरह से रटने टाइप का चीज़ है, आप इसे रट सकते हैं, ठीक ना, कि हाँ इसका ग्राफ ऐसे होता है और क्यों होता है, वहाँ पर हमने कंडीशन भी आपको दिखलाया, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं उसके बाद क्या, कॉमन रन टाइम, मतलब जब भी हम किसी जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, जब एल्गोरिदम हम बनाएंगे, मतलब इस वीडियो में तो मैं कोडिंग के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कोड करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, अब कॉमन रन टाइम के बारे में देखें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, कॉमन रन टाइम है। अब कॉमन रन टाइम बताने से पहले मैं बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार मैंने क्या लिखा। अगर आपने बेसिक इससे पहले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा हो या क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास जैसे अभी हमने क्या था, सबसे ऊपर देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने देखा था बिग वन देखा था और बिग एन देखा था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वैसे चीज़ होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिग ओ हो गया, लॉग एन होता है, फिर एन होता है, फिर एन लॉग एन होता है, फिर एन स्क्वायर, एन क्यू, टू के पावर एन और एन के पावर एन होता है, ठीक ना। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ते रहेगा, क्या होगा, बढ़ता हुआ रहेगा। मतलब अगर बेस्ट केस और वर्स्ट केस ये सब भी होता है, ठीक ना, मतलब आपके साथ मतलब जो सबसे अच्छा एल्गोरिदम होता है वो हमारा बेस्ट में आता है, जो कि सबसे बेकार होता है वो वर्स्ट केस में आता है, ठीक ना। तो इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक ना। तो देखिए सबसे बेटर क्या होता है, वन होता है, फिर उससे थोड़ा सा कम क्या होता है, लॉग एन होता है, फिर उसके बाद एन होता है, फिर एन लॉग एन होता है, फिर एन स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये सब क्या होता है, ये वर्स्ट की तरफ चला जाता है, ठीक ना। तो हमारा ये हो गया। मतलब अगर आपसे पूछे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दे कि मतलब कि जो कॉमन रन टाइम में कौन सा सबसे ज़्यादा वेस्ट केस है, ठीक ना, तो आपके पास इसमें से अगर चार ऑप्शन दे दिया आपको, सपोज वन दिया या वन को छोड़ देते, इसने लॉग एन दिया, फिर एन दिया, फिर एन लॉग एन दिया, एन स्क्वायर दिया, तो पूछा किसका जो होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेटर होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसके लॉग एन का ज़्यादा होगा, मतलब सबसे बेटर होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं वो क्या देखेंगे, अब जो हम लोग है वो क्या देखेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एक्सपेक्टेड केस, ये सब क्या होता है, ठीक ना, डाटा स्ट्रक्चर में। तो आपको इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेता हूँ, ठीक ना। आपको क्या करना है, आपका सपोज इस बार लॉकडाउन का मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्स को लेकर काफ़ी सारी डिस्कसें चल रही थी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि काफ़ी मतलब अच्छे से पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिससे नहीं पढ़ रहे थे। तो दोनों के मन में सस्पिशन था कि अगर एग्ज़ाम हो गया तो उसका बुरा हाल होगा, और जिसने पढ़ा था उसके लिए कोई बात नहीं होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोनों के लिए अच्छा था, लेकिन नहीं, एक जिसने पढ़ा उसके लिए अच्छा नहीं था, ठीक ना।
तो मैं दो केस बताता हूँ, ठीक ना। अगर किसी ने बच्चे ने नहीं पढ़ा और उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हो गया, वो लक्की टाइम हो गया। लेकिन जिसने पढ़ा था और उसके लिए एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हो गया, वो वर्स्ट केस हो गया, ठीक। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये लेता हूँ मैं कि आपने क्या किया, किसी पेपर के लिए आपने पढ़ा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ये हुआ कि जो चीज़ आपने पढ़ा उसमें से 40% चीज़ें थे वो आई ही नहीं एग्जाम में। तो उसके लिए क्या होगा, आपके लिए वो वेस्ट केस नहीं, वो आपके लिए क्या हुआ, वर्स्ट केस हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि आपने पढ़ा और 90% क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पेपर में सेम टू सेम आ गया, तो आपके लिए क्या हो गया, लक्की है आप, और आपके लिए वेस्ट केस हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस आपको समझा। और एक्सपेक्टेड केस की बात करता हूँ तो ऐसा होता है कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक ना। मतलब दोनों केस, लकी अनलक्की वाली दोनों केस, वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड केस हो गया, ठीक। तो अब चलिए मैं एरे के थ्रू आपको एग्जांपल के थ्रू मैं दिखलाता हूँ बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एक्सपेक्टेड केस में क्या डिफरेंस है। तो आपने एरे पढ़ा होगा, तो एरे में हम क्या किए, हमने एरे में साइज लिया, हमने मतलब ये साइज आप कहाँ से पता आपको कि एरे में साइज कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 फिर 3 और इस तरीके से, ठीक ना, फिर 4 और क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से क्या होता है, एरे में हम लेते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे कि हमने क्या किया, सपोज मुझे पता करना है कि मुझे क्या करना है, यहाँ से 32 लेना है मुझे, या मुझे 55 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग करूँगा 0 से, मैं आऊँगा पूछूंगा भाई तेरे पास है क्या 155, ये कहेगा कि जी बिल्कुल नहीं मेरे पास नहीं है। फिर सेकंड वाला पास आएगा कि नहीं भाई मैं तो पहचानता नहीं हूँ, ये कहेगा मैं भी नहीं पहचानता हूँ। थर्ड वाला कहेगा भाई मैं तो ने कभी देखा ही नहीं 55 को। फोर्थ में मैं जैसे ही जाऊँगा तो ये कहेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ 55, ठीक। तो मेरे पास ये हुआ केस। तो ये केस क्या हुआ, अगर यहाँ पे फोर्थ था, इसका साइज एरे का 4 था, तो इसने कहा कि चलो भाई आसानी से मैंने ढूंढ लिया 5 फोर्थ या 5 टाइम में, ठीक। लेकिन अगर यही साइज अगर 1000 हो, 2000 या 5000 हो जाए तो ये क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो बहुत ही अनलक्की टाइप का होगा, वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक ना। तो कैसे, जैसे साइज का क्या होगा, साइज बड़ा होगा और जो हमारा जो मतलब जो एलिमेंट है या जो यहाँ पे जो इनपुट है या जो ऐड है, हम जो भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना, हमने क्या क्या वो लिया, तो क्या होगा, हमारा वर्स्ट केस होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा केस होगा कि हमने क्या क्या फाइंड करना स्टार्ट किया और मुझे ढूंढना यहाँ पे 1, सपोज ये हमारा एरिस का साइज अगर देखा जाए तो इसका साइज कितना है, 5, नहीं गलत है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 से 1 2 3 4 5, इस एरे की साइज़ कितने हैं, 6 है। तो हमेशा याद रखें इस तरीके से हमने नंबरिंग 0 से करना है 5 तक, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे 5 लिखा, हम क्या देते हैं कि एरे का साइज जो 5 है, जो कि गलत हो जाता है, ठीक ना। कितने साइज, 6 है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक। तो हमने ये चीज़ देखा, फिर हमने देखा कि भाई ये फर्स्ट नंबर पे मेरा क्या 1 है, तो मुझे क्या करना है, किसी ने कहा कि मुझे फर्स्ट मतलब 1 जो है हमारा वो क्या करो, तुम फाइंड करो इस एरे में कहाँ पे है। तो हमने स्टार्टिंग किया और हमें क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही क्या हुआ, मुझे 1 दिख गया। तो मुझे क्या हुआ, ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 1 नंबर एक नंबर पर ही क्या किया, एरे को जो हमारा एलिमेंट था हमने क्या किया उससे फाइंड कर लिया। तो हमारे लिए लक्की हुआ, वेस्ट केस हुआ हमारा, ठीक ना। तो हमें सब टाइम में यहाँ पे हुआ क्या, वेस्ट केस वर्स्ट केस में, कि हमने क्या किया, यहाँ पे इस एरे के साइज को मैं कितना भी बढ़ा दूँ, यहाँ पे 5 था, इसके आगे मैं 1000 कर दूँ, 5000 कर दूँ, साइज़ कितना भी बढ़ा दूँ, क्या मुझे 1 को ढूंढने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे साइज़ बढ़ने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस साइज़ को, एरे के साइज़ को मैं कितना भी इंक्रीज कर दूँ, ठीक। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, वेस्ट केस हुआ। आज जानते हैं कि जब वेस्ट केस होगा तो वैसे केस में इसका जो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ 1 होगा। और वर्स्ट केस जैसे होगा तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा, ठीक। तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा है कि बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ n हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे आपको पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन एक्सपेक्टेड केस होगा, इसका भी एग्जाम्पल के लिए मैं एक और मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक ना। तो हमने क्या किया यहाँ से, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, ठीक ना। तो हुआ क्या कि यहाँ पे के स्टार्ट हमने किया फर्स्ट से, और कब तक किया, जब तक एलिमेंट क्या हो, फाइंड ना हो जाए, और वो उसका जो नंबर बोल रहा है कि क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द सर्च। मतलब कहने का मतलब हम सर्च कहाँ तक करेंगे, सर्च हम यहीं तक ना करेंगे कि 1 से स्टार्ट किया मैंने, फिर मतलब 0 से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 तक ही क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा। इसके आगे थोड़ी मैं चला जाऊँगा कि हमारा जो साइज़ है मतलब एरे का, उससे मैं ज़्यादा तो नहीं जा सकता हूँ। तो हमने क्या किया, ये 6 तक मतलब 5 तक ही हमने क्या किया, सर्च किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्च करेंगे वहाँ तक जहाँ तक कि क्या हो, एलिमेंट क्या हो उसके बराबर हो या उससे क्या हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हमने ये देखा पहला एग्जांपल, ये इसको एल्गोरिदम फर्स्ट में मान सकते हैं। दूसरा एल्गोरिदम देखते हैं कि चेक द बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट सेम टाइम हाफ अगेन, चेक द हाफ एंड द अगेन, जब तक एलिमेंट फाउंड ना हो जाए, ठीक ना।
तो यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास एक एल्गोरिदम हमने देखा है कि यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, हमने क्या किया यहाँ पे 1 से लेना स्टार्ट किया, फाइंड करना स्टार्ट किया हमने, ठीक ना। उसके बाद मैं एक और एल्गोरिदम आपको लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। दूसरा एल्गोरिदम हमने लिया, दूसरा एल्गोरिदम हमने क्या किया, दोनों तरफ से ढूंढना स्टार्ट किया हमने स्टार्टिंग से भी और एंड वाले पॉइंट दोनों से हमने क्या किया, यहाँ से एरो को ढूंढना स्टार्ट किया। तो दूसरा एल्गोरिदम ये कहता है कि देख भाई मैंने स्टार्टिंग से और लास्ट से ढूंढना स्टार्ट किया, अगर मुझे नहीं मिला ये दोनों पे तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को हाफ करूँगा और हाफ करने के बाद मैं फिर से ढूंढना स्टार्ट करूँगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक और मैं एरे बनाता हूँ, यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे कितना हमने डाल दिया, 6 डाल दिया, ठीक। यहाँ पे 6 नहीं मतलब 1261 हमने क्या किया यहाँ पे डाल दिया। तो अब यहाँ पे हमने इसने कहा कि हमने क्या किया, दूसरे एल्गोरिदम में हम स्टार्टिंग से और लास्ट दोनों से ढूंढना स्टार्ट किया, अगर मुझे नहीं मिला ये दोनों वाले पोजीशन पे तो मैं क्या करूँगा, इसका हाफ कर दूंगा। तो मैं हाफ इधर से लिया और हमने इसके पास आ गया। अब मैं चेक किया, ठीक ना। सपोज मुझे 180 को चेक करना था, ठीक ना। 180 को चेक करने के लिए तो हमने स्टार्टिंग और लास्ट दोनों से चेक करना स्टार्ट किया और हमें दोनों पे नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं 2 से डिवाइड करके बीच वाले पे आ जाऊँगा और देखूँगा क्या मेरे पास 180 है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास मैं चेक करूँगा क्या जो हमारा जो नंबर है जिसे मैं एलिमेंट में फाइंड करना चाह रहा हूँ क्या वो 32 से बड़ा था या छोटा था। तो 32 से क्या था, बड़ा था। तो बड़ा था तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो भाग को मैं क्या करूँ, क्रॉस कर दूँगा, मतलब ये मेरा भाग होगा नहीं, वो क्या होगा अब इस दोनों के बीच होगा, ठीक ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास हो गया, अब मैं इसको क्या करूँगा, हाफ़ कर दूँगा फिर से। तो हाफ़ करने के बाद क्या होगा, मेरे पास दोनों चीज़ें है, तो दोनों चीज़ें है तो फिर मैं चेक करूँगा क्या मेरे पास कौन सा, ये 55 वाला या 180 वाला है। तो मुझे पता चला है कि 180 वाला है, ठीक। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने 2 केस देखा, एक केस देखा कि हमने स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके चेक किया, पहला एल्गोरिदम। दूसरा एल्गोरिदम में हमने देखा कि हमने दोनों एंडिंग से, दोनों एंड पॉइंट से, मतलब स्टार्ट वाला और इन दोनों से हमने देखना स्टार्ट किया, फिर मैंने उसका हाफ करके चेक किया कि वो लेस देन है या मतलब ग्रेटर देन है। अगर वो एलिमेंट हमारा यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, इधर वाले पार्ट को मैं क्रॉस करता और इस वाले पार्ट में मैं क्या करता, चेक करना स्टार्ट करता, ठीक। तो हमने 2 एल्गोरिदम देखा। अब मैं इस 2 एल्गोरिदम का यूज कैसे करने वाला हूँ उसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो अगर क्या हुआ, मतलब एल्गोरिदम फर्स्ट में मैं देखता हूँ जो कि हमने क्या किया था, स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट किया था। अगर इफ़ वी फाउंड इन द फर्स्ट नंबर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सर्चिंग, मतलब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, अगर मुझे पहले पोजीशन पे ही मुझे क्या हो गया, नंबर मिल गया, मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया और मुझे फर्स्ट वाले नंबर पे एल्गोरिदम मिल गया, एलिमेंट मिल गया, तो मेरे लिए क्या होगा, ये बेस्ट होगा। जब मेरे लिए बेस्ट होगा तो मेरा क्या होगा, बेस्ट होगा तो इसका बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी या बेस्ट इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ 1 हमने देखा था या बताया था हमने पहला। अगर बट वी फाउंड इन द लास्ट मोमेंट देन द वर्स्ट केस एंड द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा, ठीक। हमने ये देखा था कि हमारे लिए अगर जैसी साइज बढ़ाओ और टाइम भी बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस हो जाएगा, उसका कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा। और अगर बेस्ट हुआ तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, बिग ऑफ 1 ही होगा। हमें क्या देखना है, हमने एल्गोरिदम फर्स्ट का तो हमने देख लिया कि जिसमें क्या था, ट्रैवर्सल कर रहा था, मतलब सर्च कर रहा था। हमने सेकंड केस देखा, सेकंड में क्या हुआ था, हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या था, इन से और मतलब स्टार्टिंग दोनों से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था और जब मुझे दोनों पोजीशन पे नहीं मिला तो हमने क्या किया, उसका हाफ किया। फिर हमने उससे नहीं मिला तो फिर मैंने क्या किया, उसका हाफ किया। तो जो ये हाफ वाला जो कंडीशन होता है ना, इसको हम लॉग कहते हैं। इसमें हम लॉग में एग्जाम्पल करते हैं। आपने अभी तक आपने लॉग देखा था कि log 2 का वैल्यू, log 8 का वैल्यू, ये सब कितना होता है, ठीक ना। तो ये लॉग जो होता है इसी पे बेस होता है। जिससे कि आपने क्या किया था, जब अपने एल्गोरिदम यहाँ पे लिया था, हमने यहाँ पे जब हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया था फर्स्ट से लास्ट से ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से हमने मतलब यहाँ पे हाफ मतलब लास्ट में स्टार्टिंग में, ठीक ना, या दोनों का एंड भी कह सकते हैं हम, ठीक ना, बोथ एंड से। तो मैंने क्या किया, इसको हाफ किया। फिर मैंने क्या किया, जब मैं नंबर नहीं मिला तो मैंने क्या किया, फिर से इसको हाफ किया। सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर हमने क्या पे कितने एलिमेंट है मेरा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो है कितने, वैसे तो 6 नंबरिंग है लेकिन कितने एलिमेंट है यहाँ पे, तो कितने यहाँ पे 7 है। कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 7 है, बिल्कुल, ठीक। अगर साइज़ की बात करें इस एरे का, तो साइज़ कितना है इस एरे का, साइज़ कितना है इस एरे का, साइज़ 6 है, ठीक ना।
तो यहाँ पे अगर इसका साइज़ अगर 100 हमने कर दिया तो 100 कर दिया, अगर मुझे किसी नंबर को फाइंड करना है, सपोज मुझे यहाँ पे 32 को ही फाइंड करना है, तो मुझे कितने टाइम्स लगेगा? अगर यहाँ पे 32 को, सॉरी मैं यहाँ पे 32 को नहीं, मुझे 99 को लेना है। मुझे क्या करना है? 99 को यहाँ पे फाइंड करना है। तो 99 को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने 1 और 100 से हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा? 50। डायरेक्टली मैंने हाफ कर लिया 50। अब मुझे चेक करना है क्या कि 50 जो है, मतलब जो 99 हो, क्या 50 के लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ है? तो किसके तरफ है? राइट की तरफ। फिर मैं उसका हाफ करूँगा तो मैं 75 के आसपास पहुँचूँगा, फिर हाफ करूँगा। इस तरीके से मैं 3 या 4 टाइम्स में मैं क्या करूँगा? फाइंड कर लूँगा उस 99 को। लेकिन अगर मैं इस वे से चलूँ, 1 बाय 1 ट्रैवर्स करके मैं उस चीज़ को फाइंड करूँ, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? अगर 1 to 3 से अगर लेके चलो तो 99 टाइम से वो मिलेगा, ठीक ना। तो हमने 2 एग्जांपल देखा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल तो हमने देखा कि बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ n आया। दूसरा एग्जांपल में हमने बेस्ट केस का बात किया। तो अगर फर्स्ट टाइम पे मिल जाएगा वी गेट द फर्स्ट, देन द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो जाएगा? बिग ऑफ 1 हो जाएगा। लेकिन बट हैव to keep the dividing the array into the halves until we get the single element। तो इसको क्या होगा? वर्स्ट केस हो जाएगा, और बॉक्स मतलब वर्स्ट केस हो जाएगा। तो इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग ऑफ log n होगा। log n कैसे हुआ? सपोज एक एग्जांपल मैं दिखलाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे log 8 है, मतलब अगर यहाँ पे कितना 4 है, जैसे कि अपने पास कितने 8 है, अपने पास क्या 8 एलिमेंट है, 8 को मतलब अपने डिवाइड किया तो कितना 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4 आ गया मेरा। फिर इसका हाफ करूँगा तो 2 आ गया, फिर हाफ करूँगा तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो मैंने कितने बार हाफ किया? 1 2 3 बार मैंने हाफ किया ना। मैंने कितने बार हाफ किया? 3 बार ये हाफ किया। अब इसका हाफ हो सकता है नहीं, तो इसका क्या होगा? बिगो ऑफ एन, मतलब सॉरी बिगो करो में log 8 है हमारा, log 8 का इसका क्या है? वैल्यू 3 आया, ठीक ना। ऐसे ही मैंने किया, क्योंकि मेरे साइज़ 8 था, फिर मैंने 4 किया हाफ करके, फिर हमने 2 किया, फिर हाफ करके हमने 1 किया। तो ये हमारा क्या एल्गोरिथम हमने ऐसा यूज़ किया, और ऐसा जो यूज़ करना होता है ये क्या होता है? लॉग में कैलकुलेट होता है, ठीक ना। लॉग का यही मतलब होता है जो अभी तक हमने रटता आया है कि log 8 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू, इस तरीके से, ठीक ना। तो इसका मतलब यही होता है कि आप उसे कितना तक हाफ कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने इसे कितना तक हाफ किया? 3 बार ही हाफ कर पाया, इसीलिए log 8 का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। और इसीलिए हम लॉग यहाँ पे यूज करते हैं वर्स्ट केस के रूप में एल्गोरिथम नंबर 2 में। तो हमने ये देखा। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? बट एवरेज के बात करते हैं। एवरेज केस में क्या होता है? द सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल वैल्यू केसेस रन टाइम बता में टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है, ठीक ना। ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उतना इस पर ध्यान ना दिए, ठीक ना। बस इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसका कोई एल्गोरिथम में काम ज़्यादा नहीं करते हम लोग, ठीक ना। तो वो हमने देखा अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देखा था कि जैसे जैसे उसका इनपुट बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था? टाइम बढ़ रहा था, इसलिए वो क्या था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था कि जैसे जैसे स्पेस बढ़ रहा था, ठीक ना, मतलब टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या स्पेस भी तो बढ़ रहा होगा ना, ठीक ना। तो वही यहाँ कह रहा है कि इन वाइल द एनालाइजिंग द एल्गोरिदम टाइम इज नॉट ओनली ऑल्सो द स्पेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक ना। वही हमारा क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। कहता है कि इफ़ ए फंक्शन कॉज द इट सेल्फ रिकर्सिवली इन द एन टाइम्स इट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। मतलब अगर कोई फंक्शन जो होगा वो इट सेल्फ क्या होता है? रिकर्सिवली क्या होगा? एन टाइम्स तक क्या हो रहा है? वो मतलब कॉल्स हो रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है? कॉल्स हो रहा है। तो उसको क्या होगा? मतलब ऐसा आपको जब पूछ लेगा जाएगा एग्जाम्स में कि अगर कोई फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक मतलब खुद क्या होता है? रिकर्सिवली एन टाइम क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है, वो कॉल्स हो रहा है, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो वो क्या होगा? हमारा बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने वो देखा। अगर आपके पास क्वेश्चंस अगर दिया हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, ठीक ना, तो मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे मतलब आप उसको आसान कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या कहता है? ट्रिक टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहता है ड्रॉप द कांस्टेंट, मतलब जो भी कांस्टेंट होगा हम उसको ड्रॉप कर देंगे। सपोज यहाँ पे क्या है? बिगो ऑफ, यहाँ पे क्या सी कांस्टेंट है और एन है, तो क्या इस सी का कोई वैल्यू, हम जानते हैं कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे टर्म को मैं क्या कर दूंगा? यहाँ से निग्लिजिबल कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा? हमारे पास बिगो ऑफ एन हो जाएगा, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि ड्रॉप द नॉन डोमिनेटिंग टर्म्स, मतलब वैसा टर्म्स जिस पे उसको जोड़ने से घटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैसे टर्म्स को मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। इससे ये होगा कि मुझे क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने में बिल्कुल आसानी हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं एन स्क्वायर में अगर एन को ऐड करता हूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस एन स्क्वायर को, ठीक है। वैसे केस में मैं क्या करूँगा, इस भाग को मैं हटा दूंगा, तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। फिर उससे कहता है कि कंसिडर द ऑल द वेरिएबल्स इनपुट। अगर मैंने बिग O ऑफ एम के साथ एन किया और बिग O ऑफ एन के साथ मैंने क्यों किया, माइट बी द एग्जिस्ट फॉर द सेम केसेस, तो क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ एम इंटू एन इक्वल टू बिग O ऑफ एन। अगर मेरे पास मल्टीप्लाई होगा ऐसे केस में, ठीक ना, और ये क्या होगा, बिग O ऑफ वन होगा यहाँ पे, मतलब बिग O ऑफ मतलब बिग O है यहाँ पे, क्या है, बिग O है। उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एम इंटू एन को हमने मल्टीप्लाई किया, तो वैसे केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए क्या होगा, बिग O ऑफ एम इंटू एन या एम एन हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने ये सब देखा अभी, मतलब जो कि ज़्यादा मतलब जिसका बेसिक यूज, मतलब इस तरह से वो बेसिक था, जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। अब हमारी जो डाटा स्ट्रक्चर मेन ऐड है वहाँ से स्टार्ट होगी, तब आपको वो समझ में आएंगे, ठीक ना, ये सब चीज़ें। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि एडीटीएस, ठीक ना, वो क्या होता है एडम में। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी इसको कहते हैं, इसको एडम में हम कैसे यूज करते हैं, तो वाई टू क्लासीफाई द डाटा स्ट्रक्चर, ठीक ना। क्या होता है, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है ये क्या करता है, एक तरह से वे होता है क्या करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, किसको, डाटा स्ट्रक्चर को, ठीक ना, वो हमने देखा। उसके बाद कुछ इसका रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, ठीक ना। आपको एग्जाम्पल से पूछ सकता है कि जो मतलब जो एरे में एडीटीएस होता है इसका मिनिमल रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा गेट आई, सेट आई और नम होता है। अगर ऑपरेशंस का बात करें, दैट मतलब एरे में एडीटीएस का क्या ऑपरेशंस होता है, तो हमारा मैक्स होता है, मीन होता है, सर्च होता है, नम, इस तरीके से, ठीक ना। उसके बाद इंसर्ट होता है और अपेंड एक्स होता है, ये सब। अब उसके बाद एरे जो होता है दो तरह का होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक क्या होता है, जिसका साइज का नोट भी चेंज, मतलब जिसका साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टैटिक एरे होता है। और जिसका साइज को हम चेंज कर सकते हैं, हमारा क्या होता है, डायनेमिक एरे होता है, ठीक। अब हमने देखा कि ऑपरेशंस देखते हैं एरे में। हमने एरे, अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा, क्योंकि बिना लैंग्वेज के तो आप पढ़ने आए होंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या देखना, एरे में ऑपरेशंस को चेक करना। एरे में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है मैक्सिमली, ठीक ना। और ये आपके वाइवा हो या प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी हो, उसमें क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। अब मैं अपने एरे पढ़ा होगा, अगर आपने सी में पढ़ा होगा तो सी में अपने एरे देखा होगा, पाइथन में देखा होगा, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें आपने क्या हो, एरे को पढ़ा होगा, ठीक ना। अब एरे में क्या होता है, इसमें ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है, मतलब मैक्सिमम यही होते हैं वैसे। ट्रैवर्सल हमने लिया है, फिर इंसर्शन लिया हमने, डिलीशन लिया और सर्चिंग लिया और सॉर्टिंग लिया है, ठीक ना। ये सब क्या होता है, हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो ट्रैवर्सल क्या होता है, ट्रैवर्सल क्या होता है, तो विजिट द एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे वंस, नोट्स वी क्रिएटेड द एरे ऑफ द लेंथ 100 यूजिंग द ए 100 बट इट डिपेंड्स ऑन यू टू यूज, आई यूज टू 60 40 etc, नोट गो बियॉन्ड टू 100 एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, सपोज ये वाला, और यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो इसका अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ से होगा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरीके से 4 होगा और 5 होगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा। तो यहाँ ट्रैवर्सल में क्या होता है, ट्रैवर्सल होता है कि वो क्या करता है, ट्रैवर्स करता है एक हर एक एलिमेंट को, मतलब उसने 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, फाइंड करना, फिर 1 के पास जाएगा, फिर 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से जब तक कि वो एरे जो है वो इस चीज़ को फाइंड ना कर ले, ठीक ना, जो एलिमेंट को मुझे ढूंढना है, ठीक। ये हो गया हमारे पास। और रहा साइज का बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एरे में क्या कर सकते हैं, हम साइज को कितना भी बना सकते हैं। सपोज हम किसी साइज एरे का हमने साइज बनाया, और ठीक एरे का साइज हमने क्या किया, 1 2 3 करके 4 5 6 मैंने क्या किया, 100 तक हमने क्या किया, यहाँ तक साइज बनाया। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 4 ही यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 मैंने क्या किया, 4 ही यूज कर रहा हूँ, तो ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे साइज ही हमारा 100 है, लेकिन हम 101 क्या कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। ये हमारा एरे की एक खास बात ये होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इसमें से क्या हो, किसी चीज़ को डालना हो। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ तक 5 तक ही है, 5 तक हमने क्या किया, नंबर को डाल लिया। सपोज मैं नीचे वाला एग्जाम्पल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या 1 9 11 और 14 है। मेरा मन है कि मैं एक और एलिमेंट को इसमें क्या कर दूँ, इंसर्ट कर दूँ, इसमें डाल दूँ, तो क्या होगा, आसानी हो जाएगा। अगर मैं बीच में डालूँ तो एक हिस्सा किधर आ जाएगा, और मैं लास्ट वाले में चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को,
लेकिन मेरे पास अगर इसका साइज अगर फुल हो, मैंने सपोज यहाँ 4th नंबर पे मैंने 2 डाल दिया और यहाँ पे हमने क्या किया 5 को डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना हो, कुछ डालना हो यहाँ पे, तो हम वैसे केस में यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट को इस एरे में। अगर मुझे डालना ही है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक नया एरे बनाऊँगा और उसका साइज़ को मैं इंक्रीज करूँगा और तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को मतलब आई मीन एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक ना। तो हमारे पास ये एरे का मैंने बेसिक देखा। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ ये ऑपरेशंस के बारे में। तो हमने ट्रैवर्सल तो देख लिया, इसका हम क्या होता है ट्रैवर्सल में कि क्या करता है, हर एक एलिमेंट को क्या करता है ट्रैवर्स करता है और उसको क्या करता है ये फाइंड करता है, ढूंढता है उसे, ठीक ना। ये हमारा होता है ट्रैवर्सल। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कि उसमें डालना, इंसर्ट करना। तो कहता है कि इंसर्टेड एन एरे एट द स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब अगर मुझे किसी पोजीशंस पे एरे को इंसर्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ठीक ना। तो मेरे पास दो कंडीशन है। अगर मुझे इंसर्ट करने के लिए अगर लास्ट पोजीशन पे बोल दिया जाए कि आप लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करो, तो मैं जैसे यहाँ पे अभी हमने 2 को क्या क्या इंसर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहाँ पे सीधा क्या क्या हमने इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर मुझे बोला जाता है कि हमारी जो फर्स्ट वाली जगह यहाँ पे मुझे क्या करो 5 को इंसर्ट करो, तो 5 को इंसर्ट करने के यहाँ तो जगह है नहीं, तो मैं क्या करूँगा इस एरो को मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो शिफ्ट करूँगा, ये 14 को मैं इस वाले पोजीशन पे शिफ्ट करूँगा, 11 को हम क्या करूँगा 14 वाले पोजीशन पे शिफ्ट करूँगा और फिर 9 को मैं क्या करूँगा 11 वाले पोजीशन पे क्या करूँगा शिफ्ट करूँगा और तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ इस 5 को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं, किसमें, डाटा स्ट्रक्चर में, एरे में, ठीक। अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करते तो बेस्ट केस, अगर मैं लास्ट के पोजीशन पे मैं एलिमेंट को मैं इंसर्ट करता हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, ये बेस्ट केस होगा। और जब बेस्ट केस होगा तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, big-O हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट वाले पोजीशन पे इंसर्ट करने को मिल जाए तो वैसे केस में क्या होगा, मुझे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना होगा सारे के सारे एलिमेंट को। ये इसका साइज अगर मैं देख ले जाऊँ तो 1 2 3 4 5 कितना है 5, ठीक है। लेकिन नंबरिंग कितना हो जाएगा 4 तक, तो ये क्या होगा यहाँ पे इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन इसकी साइज अगर मैं 100 कर दूँ, 1000 कर दूँ, अगर एन टाइम कर दूँ तो वैसे में क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, वर्स्ट केस होगा। और इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो क्या हो जाएगा, big-O हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने ये देखा इंसर्शन में। फिर हम क्या कर सकते हैं, डिलेशन देखते हैं किसका, एरे में। तो एरे में मुझे क्या करना है, एरे में डिलेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक पोजीशंस कैन बी डिलीट एंड द क्रिएट ए वॉइड देन फिक्स इट, ठीक है। हमारा क्या होता है, डिलेशन में क्या करते हैं कि हमारे किसी पोजीशन से मुझे क्या करना हो, किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के बाद क्या होता है, जगह वॉइड हो जाता है और फिर मुझे क्या करना होता है, उसे फिक्स करना होता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखलाता हूँ। हमने यहाँ पे एक एरे लिया जिसमें 1 5 9 11 और 14 हमारा क्या यहाँ पे हमने डाला, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमने किसी ने कहा मुझे कि यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट के जो 3rd नंबर पे या 3rd नंबर पे बोलो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जो 9 है उसे क्या करना है, आपको डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट करना है 9th को। तो मुझे क्या करना होगा, 9th को मैं जैसे ही डिलीट करूँगा, तो सपोज मैंने यहाँ पे 9th को डिलीट कर दिया, तो अब मेरे पास क्या होगा, इस तरह के क्या होगा, एरे मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो ब्लैंक है, जो इम्पटी है, इसको मुझे क्या करना होगा, फिल करना होगा, इसे फिक्स करना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे शिफ्ट करना पड़ेगा किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 11 को यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर 14 को 11 की जगह लाना होगा। इस तरीके से मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट करके हमने डन किया, ठीक। ये तो हो गया। अगर मुझे दूसरा केस कहा जाए कि अगर मुझे लास्ट वाले पोजीशंस पे एलिमेंट को अगर डिलीट करना हो तो फिर मुझे इस एरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इसकी साइज़ में कितना भी बढ़ा दूँ, इस एरे की साइज़ में कितना भी बढ़ा दूँ, अगर मुझे लास्ट वाले पोजीशन पे क्या करना होगा, एलिमेंट को डिलीट करना होगा, तो मेरे लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक झटके में, मतलब एक ही बार में क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट वाले पोजीशन पे अगर डिलीट करना हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो ब्लैंक आ गया, जो क्रिएट आ गया वर्ड, उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने डिलेशन देखा। उसके बाद सर्चिंग में देखा। सर्चिंग क्या होता है कि सर्चिंग कैन बी डन बाय द ट्रैवर्सिंग बाय द एरे अंटिल द एलिमेंट टू बी सर्च्ड इज द फाउंड, ठीक ना। मतलब जो हमारा सर्चिंग होता है क्या होता है, एक तरह से ट्रैवर्सल की तरह होता है, जिसमें क्या करना पड़ता है, सारे एलिमेंट को मुझे ट्रैवर्स करके क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। और तब तक ये ट्रैवर्सल मतलब करना पड़ता है जब तक कोई एलिमेंट फाउंड ना हो जाए, वही हमारा क्या होता है, सर्चिंग।
अब सॉर्टिंग को देखते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है। मतलब हमारे एलिमेंट में क्या हो, वो सॉर्ट किया हुआ नहीं हो। मतलब कि इसका जो मैंने 12 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 80 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 8 लिखा, ठीक ना। तो सॉर्टिंग क्या कहता है, इसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लिख देता हूँ, मतलब सॉर्ट कर दिया। तो हमारा क्या होता है, ये सॉर्टिंग या सॉर्टेड एरे, मतलब अरेंजिंग एन एरे इन द ऑर्डर, ये हमारा क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक ना। हम लोग दोनों एग्जांपल देखेंगे। तो लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, हम लोग वो देखें। सबसे पहले देखते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है, द सर्च बाय विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स द सिक्वेंशियली अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारे क्या हर एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा सिक्वेंशियली, ठीक ना। वो में क्या करना होगा, जब तक वो मुझे मिल ना जाए। पहला केस हमने देखा लीनियर रिसर्च में। नोट में हमने लिखा, नोट में हमने क्या लिखा कि एरे कैन बी सॉर्टेड और नोट, मतलब ये सॉर्टेड हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना। लेकिन आपके पास मैं एग्जांपल सीख लेता हूँ। सपोज आपके पास एक कार्ड है, कौन सा कार्ड है, तो आपके पास जो अगर ताश वाला जो कार्ड होता है जिसमें हम लोग खेलते हैं, या जो मतलब खेला जाता है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, वो मैंने टास्क को क्या कर दिया, हमने मिक्स कर दिया। वहाँ से टास्क को मिक्स करने के बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, वहाँ से एलिमेंट को मुझे फाउंड करना होगा कि मुझे 55 को मुझे दिखाना है, 55 वाला मुझे दहला या नहला या पंजा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पत्ते को उठाऊँगा, फिर चेक करूँगा, उठाऊँगा, चेक करूँगा, और फिर जाके मुझे क्या होगा, मिलेगा। तो हमारा क्या सॉर्टेड नहीं है। लेकिन मैं एग्जाम्पल 2 लेता हूँ जिसको हम बाइनरी कहते हैं, ठीक ना। बाइनरी मतलब अगर मतलब एरे के बेसिस में कहो डाटा स्ट्रक्चर में, तो क्या होता है वो बाइनरी। तो बाइनरी में क्या होता है कि सर्च फॉर द एन एलिमेंट बाय द ब्रेकिंग द सर्च स्पेस इनटू द हाफ एंड इन सॉर्टेड एरे। लेकिन दूसरा क्या होगा, दूसरा एल्गोरिथम भी हमने देखा था। तो बाइनरी सर्च क्या होता है कि हमें एक बुक ले लेता हूँ और मुझे किसी ने कहा कि बुक में तुम्हें पेज नंबर 55 निकालना है और बुक में जो पूरा पेज वो 100 है। तो मैं क्या करूँगा, एक रैंडम लेके पेज को मैं पलट दूंगा हाफ में, फिर मुझे दिखेगा कि अच्छा मुझे क्या 99 निकालना, तो किस तरफ होगा, राइट या लेफ्ट होगा। तो मैं फिर राइट वाले पेज को मैं क्या करूँगा, मतलब चेंज करूँगा। इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा बुक का, वो हमारा क्या होगा, बाइनरी सर्च होगा, ठीक ना। तो हमने देखा भी यहाँ पे, हमने एलिमेंट को यहाँ पे 7, 10, 2, 9, तो हमने क्या किया 1, 1, 1। सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना था, 9 को फाइंड करना था। मैंने स्टार्टिंग किया 7 से, 7 यहाँ पे बोला कि 9 है क्या, नहीं। दूसरे के पास गई, इसने बोला 9 है, नहीं। इसने बोला मैं तो 10 हूँ, इसने बोला मैं 12 हूँ। फिर इसके पास आया तो इसने बोला कि मैं तो 9 ही हूँ। तो चलो ये फाउंड हो गया। एज लाइक दैट ट्रावर्सल की तरह हमने क्या किया, फाइंड किया। तो हमारा क्या हो गया, लीनियर सर्च हो गया। बाइनरी सर्च क्या था, हमने आपको बताया कि सर्च फॉर एन एलिमेंट बाय ब्रेकिंग द सर्च द स्पेस इनटू द हाफ इन ए स्टोरेज एरे। ठीक, हमने बाइनरी सर्च को भी देख लिया और समझ भी लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लो और हाई से मैंने क्या किया, देखना स्टार्ट किया और मुझे फाइंड करना था 23 को। ठीक, तो या मुझे 8 को सपोज फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेज नंबर बुक उठाया जिसमें 18 पेज था, हमने उठाया और इसे क्या किया, हमने हाफ से हटा दिया। मुझे क्या पेज निकला 11, मतलब 18 पेज निकला। फिर मैं सोचा कि यार अब मुझे 8 को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले पेज की तरफ जाऊँगा। तो मैंने फिर से क्या किया, पेज को चेंज किया, तो मैं क्या फाइनली मैं फाइंड कर लूँगा। तो ऐसे केस हमारा क्या होता है, बाइनरी सर्च होता है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ बाइनरी और लीनियर सर्च में। आपको थ्योरी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, बाइनरी जो सर्च होता है वो क्या होता है, वर्क वैल्यू ऑफ सॉर्टेड एरे, मतलब ये हमेशा क्या होना चाहिए, एरे सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी के लिए। लीनियर के लिए क्या करा, वर्क ऑन द बोथ सॉर्टेड एंड द अनसॉर्टेड या अनसॉल्व एरे, दोनों पे काम होता है। ठीक, उसके बाद कहता है लीनियर में क्या कहता है कि इक्वली ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। और इसमें क्या कहता है कि इनइक्वली ऑपरेशंस होना चाहिए। उसके बाद कहता है बिग ऑफ वेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसका देखें तो क्या होगा, बिग ऑफ एन, हमने ऊपर भी देखा था। और वैसे केस के लिए मतलब वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ऑफ लॉग एन होता है। ठीक ना, क्या होता है, बिग ऑफ लॉग एन होता है। एक और अगर बात कर दूँ बेस्ट के लिए, तो बेस्ट के लिए क्या होता है, बिग ऑफ 1 में, और इसमें भी क्या होता है, बिग ऑफ 1 ही होता है बेस्ट केस दोनों में। अब थोड़ा सा आते हैं, मैं लिंक लिस्ट के बारे में आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, ठीक ना, और बताता हूँ एक्सप्लेन करके पूरे के पूरे चीज़।